चुनावी लड़ाई असल में कैसे जीती और हारी जाती है, ये समझने के लिए आज हम सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के कसुम्पटी की राजनीतिक जमीन का गहराई से विश्लेषण करेंगे। ये कहानी हार से जीत तक के सफर की है, जो सिर्फ आंकड़ों पर नहीं बल्कि जमीनी हकीकत पर भी आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम इसे कैसे समझेंगे? देखिए, हमारा सफर 5 पड़ावों से गुजरेगा। सबसे पहले हम लोगों की नब्ज टटोलेंगे, उनकी असल तकलीफें जानेंगे। फिर 2022 के नतीजों के आंकड़ों को देखेंगे। उसके बाद थोड़ा पीछे जाकर 30 साल के चुनावी पैटर्न को समझेंगे। फिर यह विश्लेषण करेंगे कि आखिर हार हुई क्यों, और आखिर में सबसे जरूरी, शासन के लिए एक ठोस ब्लूप्रिंट पर नजर डालेंगे। किसी भी चुनाव को समझने के लिए आपको पहले वहां के लोगों की जिंदगी में झांकना होगा। उनकी रोज की मुश्किलें क्या हैं, उनकी उम्मीदें क्या हैं, क्योंकि राजनीति की शुरुआत हमेशा जमीन से, लोगों से ही होती है। यह है कसुम्पटी, हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में बसा एक बेहद अहम विधानसभा क्षेत्र। ये सिर्फ नक्शे पर एक लकीर नहीं है, बल्कि पहाड़ों के बीच बसी एक खास सामाजिक और भौगोलिक हकीकत है, जहां लोगों की अपनी चुनौतियां हैं। जरा सोचिए, कसुम्पटी में ज्यादातर लोगों का दिन 2 बड़ी चिंताओं से शुरू होता है: भयंकर ट्रैफिक जैम और पानी की किल्लत। ये सिर्फ असुविधाएं नहीं हैं, ये रोजमर्रा की लड़ाइयां बन चुकी हैं। इनके अलावा सड़कों की हालत और बिजली की समस्या भी है। यही वो असल मुद्दे हैं जो किसी भी चुनाव का रुख तय करते हैं। चलिए, जमीनी हकीकत से अब आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि दिन के आखिर में आंकड़े ही नतीजों की सबसे साफ तस्वीर पेश करते हैं। और कसुम्पटी के आंकड़े एक बहुत ही स्पष्ट कहानी हमें बताते हैं। 2022 में यहां करीब 69.34% मतदान हुआ, यानी लगभग 70% लोग वोट डालने के लिए बाहर निकले। ये एक बहुत ही स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। ये दिखाता है कि यहाँ के लोग राजनीतिक प्रक्रिया में पूरी तरह से शामिल हैं और अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं। अब ये वोट शेयर देखिए, अंतर बिल्कुल साफ है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार को 55.43% वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 36.81%। ये एक बहुत बड़ी बढ़त है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो सबसे जरूरी बात ये कि जीत का अंतिम अंतर 8,655 वोटों का था। राजनीति में ये एक छोटा मोटा फासला नहीं है। ये मार्जिन दिखाता है कि विपक्ष के लिए चुनौती वाकई कितनी बड़ी थी। किसी भी राजनीतिक रणनीति के लिए क्षेत्र के सामाजिक ताने बाने को समझना बहुत जरूरी होता है। कसुम्पटी में राजपूत करीब 33%, अनुसूचित जाति 25% और ब्राह्मण 18% हैं। ये आंकड़े हर पार्टी के चुनावी गणित का एक बहुत ही अहम हिस्सा होते हैं। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं। कोई भी एक चुनाव अपने आप में पूरी कहानी नहीं बताता, वो तो एक लंबी राजनीतिक कहानी का बस एक पन्ना होता है। पिछले 30 सालों के ट्रेंड हमें भविष्य के संकेत दे सकते हैं। अब ये टेबल बहुत दिलचस्प है। यहां 2 पैटर्न साफ दिख रहे हैं। पहला, कांग्रेस का लंबे समय से सीट पर दबदबा रहा है, लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, दूसरा पैटर्न यह है कि 2012 के बाद से बीजेपी के वोट शेयर में लगातार और जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इस बात पर जरा गौर कीजिए। 2012 में जो पार्टी करीब 19% पर थी, वो 2022 तक लगभग 37% पर पहुंच गई। मतलब 10 साल में वोट शेयर लगभग 2 गुना। भले ही ये वोट जीत में ना बदले हों, लेकिन ये जमीन पर बदलते समीकरणों का एक बहुत साफ संकेत है। हमारे संविधान ने हर नागरिक को गरिमा के साथ जीने का अधिकार दिया है, और एक जागरूक मतदाता के तौर पर लोग अपनी पसंद को जिम्मेदारी से व्यक्त कर रहे हैं, जो इन बदलते आंकड़ों में साफ झलकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हुआ से क्यों हुआ तक कैसे पहुंचा जाए? इतनी जमीन बनाने के बावजूद आखिर 2022 में बीजेपी क्यों हारी? हमें व्यवस्थागत कारणों को समझना होगा, ना कि सिर्फ व्यक्तियों को दोष देना। हार के 4 मुख्य कारण सामने आते हैं। पहला, उम्मीदवार को एक बाहरी व्यक्ति के तौर पर देखा गया, जो स्थानीय जुड़ाव नहीं बना पाया। दूसरा, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे स्थानीय समस्याओं से मेल नहीं खाएं। तीसरा, बूथ मैनेजमेंट और लोगों तक सीधी पहुंच में कहीं न कहीं कमियां रह गईं। और चौथा, कांग्रेस उम्मीदवार की 3 बार की मजबूत पकड़ को तोड़ने के लिए एक मजबूत नैरेटिव नहीं बन पाया। और ये एक लाइन पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। डबल इंजन और रिवाज बदलेगा का नारा लोगों के रोज के दर्द, जैसे ट्रैफिक और पानी की किल्लत के सामने पूरी तरह से बेअसर साबित हुआ। केंद्रीय अभियान और मतदाताओं की असल जिंदगी के बीच एक बहुत बड़ा फासला था। तो ठीक है, हमने समझ लिया कि क्या गलत हुआ, लेकिन अब आगे क्या? विश्लेषण का असली मकसद तो भविष्य की रणनीति तैयार करना होता है। अब हम मतदाताओं का भरोसा जीतने के लिए एक एक्शन प्लान पर ध्यान देंगे।
ये एक 3 चरणों की योजना है। इसे आप एक रोड मैप की तरह समझिए, जो चुनाव से 90 दिन पहले शुरू होता है और वोटिंग के दिन तक चलता है। पहला चरण है नींव, दूसरा है अभियान का निर्माण और तीसरा है लामबंदी। पहले चरण में यानी नींव रखने में जमीनी काम सबसे जरूरी है। बूथ स्तर पर वोटर्स को समझना, उनकी शिकायतें सुनने के लिए एक डेस्क स्थापित करना, समाज के प्रभावशाली नेताओं के साथ गठबंधन बनाना और स्थानीय डिजिटल वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग देना। ये सब सुनने, संगठित होने और एक सच्ची स्थानीय उपस्थिति बनाने के बारे में है। बेशक जब आप डेटा इकट्ठा करते हैं तो भारत के डीपीडीपी कानून के तहत लोगों की प्राइवेसी और सहमति का सम्मान करना सर्वोपरि है। डेटा का इस्तेमाल सेवा के लिए होना चाहिए, निगरानी के लिए नहीं। दूसरे चरण का फोकस वादों को हकीकत में बदलने पर है। मतलब सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि हम 250 करोड़ का विकास पैकेज देंगे। लोगों को ये साफ साफ बताना होगा कि इस पैसे से उनके इलाके की ट्रैफिक की समस्या कब हल होगी, पानी की नई लाइन कब बिछेगी। मतलब हर वादे के साथ एक टाइमलाइन हो। लेकिन आखिर में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस सारी समझदारी को, इस पूरे विश्लेषण को आप एक जनादेश में यानी वोट में कैसे बदलेंगे। ये हर राजनीतिक दल के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। और इसका जवाब इस एक वाक्य में छिपा है। आप भीड़ खरीद सकते हैं, शोर किराए पर ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको जीत चाहिए तो आपको भरोसा कमाना होगा। असली जीत शोर या शक्ति से नहीं मिलती, वो लोगों की सेवा करके उनका विश्वास अर्जित करने से मिलती है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.is से mgr@blueprintstrategies.is पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।